एक ऐसा प्रधानमंत्री जो राजनीति में आने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसकी पहली पसंद सत्ता नहीं बल्कि आसमान था, जो एक समय देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर एक विमान के कॉकपिट में बैठकर अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर परिवार पर ऐसा संकट आया कि एक पायलट को राजनीति में आना पड़ा और देखते ही देखते वही राजीव गांधी सिर्फ 40 साल की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक तरफ राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर, टेलीकॉम और नई तकनीक के दौर की शुरुआत से जोड़ा जाता है, तो दूसरी तरफ उनके नाम के साथ बोफोर्स, शाह बानो, 1984 के सिख विरोधी दंगे और श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF जैसे बड़े विवाद भी जुड़े। और फिर जिस श्रीलंका में शांति लाने की कोशिश राजीव गांधी ने की थी, उसी श्रीलंका से जुड़े संगठन LTTE ने कुछ साल बाद उन्हें अपना निशाना बना लिया। 21 मई 1991 तमिलनाडु का श्री पेरम्बदूर चुनावी सभा, लोगों के बीच पहुंचते राजीव गांधी और फिर एक ऐसा धमाका जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर राजीव गांधी की पूरी कहानी क्या है? एक पायलट से प्रधानमंत्री बने तक का उनका सफर कैसा रहा? उनकी सोनिया गांधी से प्रेम कहानी कैसे आगे बढ़ी? राजीव गांधी के शासन में कौन कौन से बड़े फैसले हुए? क्यों उन्हें भारत के मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण से जोड़ा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, LTTE आखिर राजीव गांधी से इतना नाराज क्यों था कि उनकी हत्या तक की साजिश रच दी गई? आज राजीव गांधी की जयंती पर आइए आपको बताते हैं उनकी पूरी कहानी, बिल्कुल शुरुआत से। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे यानी आज के मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम था राजीव रत्न गांधी। उनके पिता थे फिरोज गांधी और मां थी इंदिरा गांधी। यानी राजीव गांधी का बचपन ऐसे परिवार में बीता जहां राजनीति कोई दूर की चीज नहीं थी। उनके नाना थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय देश के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक थे और बाद में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक बात यहाँ समझना बेहद जरूरी है, राजीव गांधी का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था। उनका परिवार नेहरू गांधी राजनीतिक परिवार का हिस्सा था। बचपन में राजीव का स्वभाव काफी शांत और संकोची बताया जाता है। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग और ड्राइंग का भी शौक था। उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद वेलहम बॉयज स्कूल और फिर देहरादून के दून स्कूल में पढ़ी। बाद में उन्होंने स्विट्जरलैंड में भी पढ़ाई की। यानी राजीव गांधी का बचपन एक सामान्य राजनीतिक परिवार के बच्चे जैसा नहीं था। उनकी शिक्षा भारत और विदेश दोनों जगह हुई। अब कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा आता है। राजीव गांधी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्राइनिटी कॉलेज में पढ़ाई शुरू की, लेकिन वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने इंपेरियल कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स भी शुरू किया, लेकिन वहां भी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। राजीव गांधी ने बाद में खुद माना था कि वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए दूसरा रास्ता तैयार कर रखा था। भारत लौटने के बाद उन्होंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और पायलट की ट्रेनिंग ली और फिर साल 1970 में वह इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। यानी उस समय राजीव गांधी का राजनीति से कोई खास लेना देना नहीं था। उनकी जिंदगी परिवार, पत्नी और नौकरी के आसपास थी और शायद अगर हालात वैसे ही रहते तो भारत की राजनीति में राजीव गांधी का नाम कभी प्रधानमंत्री के तौर पर सामने ही नहीं आता। अब बात उस रिश्ते की जिसने राजीव गांधी की निजी जिंदगी को एक अलग पहचान दी। राजीव गांधी की मुलाकात सोनिया मेनो से विदेश में हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और करीब 3 साल की कोर्टशिप के बाद दोनों ने 1968 में शादी कर ली। राजीव गांधी और सोनिया गांधी दिल्ली में रहने लगे। उनके 2 बच्चे हुए। 1970 में बेटे राहुल गांधी का जन्म हुआ और 1972 में बेटी प्रियंका गांधी का। दिलचस्प बात यह थी कि उस समय राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उनके छोटे भाई संजय गांधी की राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन राजीव खुद राजनीति से दूर रहे। वह एक पायलट की नौकरी कर रहे थे और अपने परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जी रहे थे। यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने की उनकी शुरुआत ही किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से नहीं हुई थी। इसके बाद राजीव गांधी की जिंदगी में वो मोड़ आता है जिसने उन्हें राजनीति में ढकेल दिया। 23 जून 1980 राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई।
उस समय राजीव विदेश में थे। भाई की मौत की खबर सुनकर वो भारत लौटे। संजय गांधी की मौत के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने इंदिरा गांधी से राजीव को राजनीति में लाने की मांग की, लेकिन फैसला राजीव को करना था। राजीव गांधी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन परिवार और मां की मदद के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया। 16 फरवरी 1981 को उन्होंने दिल्ली में किसानों की एक राष्ट्रीय रैली को संबोधित किया। इसके बाद उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ाया गया और राजीव गांधी ने बड़ी जीत हासिल की। 17 अगस्त 1981 को उन्होंने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। यहीं से एक पायलट की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। राजीव गांधी को धीरे धीरे कांग्रेस संगठन की जिम्मेदारियां दी गई। वो कांग्रेस के महासचिव बने, युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली और 1982 एशियन गेम्स के आयोजन में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। उनकी छवि एक युवा और आधुनिक सोच वाले नेता के रूप में बनने लगी। वो पुराने ढर्रे की राजनीति से अलग दिखते थे। तकनीक, कंप्यूटर, टेलीकॉम और आधुनिक भारत की बात करने वाला एक नया चेहरा। लेकिन शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आने वाली है। 31 अक्टूबर 1984 देश की प्रधानमंत्री और राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। यह घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पैदा हुए तनाव की पृष्ठभूमि में हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में हिंसा भड़क उठी और दिल्ली समेत कई जगहों पर सिख समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई। इसी बीच राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला हुआ और 40 साल की उम्र में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। वो भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्रियों में सबसे युवा थे। कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव हुए और दिसंबर 1984 में कांग्रेस ने 541 में से 414 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। राजीव गांधी के पास इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत थी कि उनकी सरकार को विपक्ष से तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं था। राजीव गांधी की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान थी भारत को आधुनिक बनाने की कोशिश। वो मानते थे कि आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है। उनके कार्यकाल में कंप्यूटर, टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर काफी जोर दिया गया। उन्होंने तकनीकी क्षेत्रों में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और टैरिफ्स को कम करने की भी कोशिश की। साथ ही सरकार ने साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया और यहीं से भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की शुरुआती जमीन तैयार होने लगी। राजीव गांधी ने सैम पिट्रोडा को पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन से जुड़े कामों में सलाहकार बनाया। एमटीएनएल और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम संस्थाओं के विकास को भी उनके दौर से जोड़ा जाता है। पीसीओ यानी पब्लिक कॉल ऑफिस के विस्तार ने गांव और छोटे शहरों में फोन को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। आज जब हम मोबाइल और इंटरनेट के दौर में हैं, तो शायद उस समय की शुरुआत को समझना थोड़ा मुश्किल है। उस वक्त टेलीफोन हर घर की चीज नहीं था। उस समय फोन लगवाना एक बड़ी बात होती थी। ऐसे समय में देश के टेलीकॉम नेटवर्क को बड़े स्तर पर फैलाने की कोशिश हुई। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिसने कंप्यूटर हार्डवेयर की कीमत कम करने में मदद मिली। इसलिए कई लोग राजीव गांधी के दौर को भारत के आने वाले आईटी रेवोल्यूशन की शुरुआती जमीन से जोड़ते हैं। राजीव गांधी सरकार ने 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पेश की। इसका उद्देश्य शिक्षा को मॉडर्न बनाना और हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना था। इसी दौर में जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी रेसिडेंशियल एजुकेशन उपलब्ध कराना था, ताकि गांव के बच्चे भी बेहतर शिक्षा के अवसर पा सके। आज देश भर में नवोदय स्कूल्स इसी विरासत का हिस्सा माने जाते हैं। राजीव गांधी सरकार का एक बड़ा राजनीतिक फैसला था एंटी डिफेक्शन लॉ। 1980 के दशक में सांसद और विधायक बार बार पार्टी बदलते थे। इससे सरकारें गिरती थी और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती थी। ऐसे में जनवरी 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इसका उद्देश्य इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए पार्टी बदलने से रोकना था। यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव था। अब बात पंजाब की। ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के दंगों के बाद पंजाब गंभीर संकट में था। राजीव गांधी ने सत्ता में आने के बाद अकाली दल के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की। जनवरी 1985 में उन्होंने अकाली नेता एचएस लोंगोवाल के साथ राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड किया। उद्देश्य था पंजाब में राजनीतिक और सामाजिक तनाव कम करना। हालांकि समझौते को लागू करने की राह आसान नहीं थी।
लोंगोवाल की हत्या के बाद परिस्थितियां बदल गई और कुछ समय बाद पंजाब में फिर से कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ी। इसके बावजूद राजग सरकार ने बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश की। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के जरिए गोल्डन टेम्पल परिसर से हथियार बंद लोगों को हटाने की कार्रवाई। इसके बाद राजीव गांधी सरकार के सामने असम का आंदोलन भी बड़ी चुनौती था। अवैध प्रवास को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। 15 अगस्त 1985 को असम अकॉर्ड हुआ। इस समझौते के जरिए नागरिकता और मताधिकार से जुड़े कई मुद्दों पर व्यवस्था तय करने की कोशिश की गई। इसी दौर में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी स्टेटहुड मिला। यानी राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में सिर्फ दिल्ली की राजनीति नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे क्षेत्रीय संकटों को भी बातचीत और समझौते के जरिए सुलझाने की कोशिश। राजीव गांधी की विदेश नीति में भी कई बड़े घटनाक्रम हुए। उन्होंने अमेरिका, सोवियत संघ, चाइना और एशियन कंट्रीज के साथ संबंधों पर ध्यान दिया। 1988 में उन्होंने चाइना की यात्रा। ये यात्रा इसलिए भी खास थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद वो चाइना जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद पर बातचीत के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति बनी। पाकिस्तान के साथ भी उनके दौर में बातचीत हुई। 1988 में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से मुलाकात की। जब 1988 में मालदीव में सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई तब मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी। राजीव गांधी सरकार ने भारतीय सैनिकों को भेजा और तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम कर दिया। यह भारत की रीजनल पावर के रूप में भूमिका का एक बड़ा उदाहरण माना गया। लेकिन इसी तरह के फैसलों ने कुछ तमिल मिलिटेंट ग्रुप्स को भी राजीव गांधी से नाराज किया और यही बात आगे चलकर बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसका संबंध सीधे राजीव गांधी की हत्या से जुड़ता है। श्रीलंका में लंबे समय से सिंगली और तमिल समुदाय के बीच तनाव था। तमिल उग्रवादी संगठन LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल अलग तमिल राज्य की मांग कर रहा था। भारत इस संघर्ष को लेकर चिंतित था। राजीव गांधी सरकार ने श्रीलंका में शांति स्थापित करने की कोशिश की। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ। इसके तहत तमिल बहुल इलाकों में राजनीतिक अधिकार देने और संघर्ष खत्म करने की कोशिश की गई। इसके बाद भारत ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF को श्रीलंका भेजा। लेकिन जिस मिशन का मकसद शांति कायम रखना था वही मिशन कुछ समय बाद LTTE और भारतीय सेना के बीच संघर्ष में बदल गया। LTTE ने भारतीय सेना का विरोध शुरू कर दिया और यहीं से राजीव गांधी और LTTE के बीच दुश्मनी गहरी होती चली गई। इसके बाद इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के अगले ही दिन राजीव गांधी पर श्रीलंका में हमला हुआ। 30 जुलाई 1987 को ऑनर गार्ड में शामिल एक श्रीलंकाई सैनिक विजिथा रोहाना ने राजीव गांधी पर राइफल से वार करने की कोशिश की। राजीव गांधी ने आखिरी समय पर अपना शरीर झुका लिया और वार उनके सिर के बजाय कंधे पर लगा। वह इस हमले में बच गए, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया था कि श्रीलंका का मुद्दा कितना खतरनाक हो चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल, LTTE राजीव गांधी को मारना क्यों चाहता था? इसका मेन रीजन था श्रीलंका में भारतीय सेना की मौजूदगी। LTTE को लगा कि भारत और राजीव गांधी उसके तमिल अलगवादी लक्ष्य के रास्ते में आ गए। इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के बाद IPKF को श्रीलंका भेजा गया, लेकिन LTTE ने भारत के साथ सहयोग करने के बजाय भारतीय सेना से लड़ाई शुरू कर दी। इस संघर्ष में LTTE के कई सदस्य मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी माना गया कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे LTTE प्रमुख V प्रभाकरन की व्यक्तिगत दुश्मनी थी और इसका बड़ा कारण श्रीलंका में IPKF भेजने का फैसला और उस दौरान श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ हुए अत्याचारों से जुड़ी नाराजगी थी। यानी जिस शांति मिशन को राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति लाने के लिए शुरू किया था, वही आगे चलकर उनके खिलाफ सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बन गया। अब बात करते हैं राजीव गांधी सरकार के एक और बड़े विवाद की। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने उनके पूर्व पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया।
इस फैसले का कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। राजीव गांधी सरकार पर दबाव बढ़ा। इसके बाद 1986 में पार्लियामेंट ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पास किया। इस कानून को लेकर राजीव गांधी पर माइनॉरिटी अपीजमेंट के आरोप लगे। उनकी पार्टी के नेता आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया। यानी एक तरफ सरकार मॉडर्न इंडिया की बात कर रही थी और दूसरी तरफ शाह बानो जैसे मुद्दों ने उनकी सरकार को राजनीतिक और वैचारिक विवाद के बीच खड़ा कर दिया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के समय देश ने सबसे भयानक सांप्रदायिक हिंसा में से एक देखी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और अन्य जगहों पर सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा हुई। राजीव गांधी के एक बयान को लेकर भी बाद में बहुत विवाद हुआ। उनके आलोचकों ने आरोप लगाया कि उनके बयान से हिंसा को लेकर गलत संदेश गया। राजीव गांधी की सरकार पर यह भी आरोप लगाए गए कि हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। यह विवाद आज तक उनकी राजनीतिक जीवन के सबसे गंभीर सवालों में गिना जाता है। और अब आता है वह विवाद जिसने राजीव गांधी की ईमानदार नेता वाली छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नाम था बोफोर्स स्कैंडल। भारत ने स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से तोपों की खरीद का सौदा किया था। बाद में आरोप लगे कि इस डील में करोड़ों डॉलर के कथित कमीशन और पे ऑफ्स हुए हैं। इस मामले में राजीव गांधी के करीबी माने जाने वाले इटालियन बिजनेसमैन ओटावियो का भी नाम सामने है। राजीव गांधी के तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच आगे बढ़ाई। इसके बाद राजीव गांधी और वीपी सिंह के बीच मतभेद बढ़े और वीपी सिंह सरकार से अलग हो गए। बोफोर्स विवाद विपक्ष के लिए राजीव गांधी सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। हालांकि बाद की जांच और कानूनी प्रक्रिया में राजीव गांधी के खिलाफ आरोपों की स्थिति अलग अलग चरणों में बदली। यानी बोफोर्स ने उनकी राजनीतिक छवि को भारी नुकसान जरूर पहुंचाया, लेकिन राजीव गांधी पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप कानूनी रूप से उसी तरह कायम नहीं रहा। 1984 में जिस कांग्रेस ने 414 सीटों का ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया था, 1989 तक तस्वीर पूरी बदल चुकी थी। बोफोर्स समेत कई विवादों का असर कांग्रेस की छवि पर पड़ा। विपक्ष मजबूत हुआ। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर सकी। वीपी सिंह के नेतृत्व में नेशनल फ्रंट सरकार बनी और अब राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे। इसके बाद उन्होंने लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका संभाली। वो दिसंबर 1990 तक इस पद पर रहे, लेकिन राजनीति से उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। 1991 में एक बार फिर आम चुनाव होने वाले थे और राजीव गांधी कांग्रेस के चुनाव पर प्रचार में जुट गए। 1991 में राजीव गांधी देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनका लक्ष्य साफ था, कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना। और अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो राजीव गांधी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह चुनावी सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। 21 मई 1991 राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर पहुंचे। वह एक चुनावी सभा में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने आए थे। समय था करीब रात 10:10। लोग राजीव गांधी से मिलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इस भीड़ में एक महिला उनके पास पहुंची। उस महिला की पहचान बाद में एलटीटीई की सदस्य के रूप में हुई। वो राजीव गांधी के करीब आई और फिर कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। उस दिन राजीव गांधी लोगों के बीच जाकर उनसे मिल रहे थे। इसी दौरान 22 वर्षीय महिला, जिससे बाद में एलटीटीई से जुड़ी कलाईवानी राजा रत्नम यानी धनु के रूप में पहचाना गया, तो राजीव गांधी के करीब गई। इसके बाद उसने अपने शरीर पर बंधे विस्फोटक को डिटोनेटेड कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और मौके पर ही राजीव गांधी की मौत हो गई। हमलावर महिला और कई अन्य लोग भी इस धमाके में मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव गांधी के साथ कम से कम 14 अन्य लोगों की भी मौत हुई। वह धमाका सिर्फ एक नेता की हत्या नहीं था, यह भारतीय राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। इस हत्याकांड का एक बेहद महत्वपूर्ण सबूत एक कैमरा भी बना। स्थानीय फोटोग्राफर हरि बाबू उस समय वहां मौजूद थे। उन्होंने तस्वीरें ली थी। विस्फोट में हरि बाबू की भी मौत हो गई, लेकिन उनका कैमरा बच गया। उस कैमरा और फिल्म से जांच एजेंसियों को हत्याकांड की साजिश को समझने में महत्वपूर्ण मदद मिली। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। जांच में एलटीटीई की भूमिका सामने आई। मुख्य साजिश से जुड़े कई लोगों की पहचान हुई। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ प्रमुख आरोपी गिरफ्तारी से पहले ही आत्महत्या कर चुके थे।
नलिनी श्रीहरन समेत कई लोगों को अदालत ने दोषी ठहराया। बाद में इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई चली। कुछ मौत की सजाए बाद में उम्र कैद में बदल गई और इस मामले के दोषियों की रिहाई को लेकर भी लंबे समय तक कानूनी विवाद चलता रहा। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, राजीव गांधी की हत्या के मामले में एलटीटीई की भूमिका को जांच और न्यायिक प्रक्रिया में स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरण की व्यक्तिगत दुश्मनी और आईपीकेएफ से जुड़े घटनाक्रम को हत्या के पीछे प्रमुख कारण माना। लेकिन हत्या के पीछे बड़ी साजिश के सवाल को लेकर जैन कमीशन की जांच में अलग अलग लोगों और एजेंसियों पर संदेह के पहलुओं का भी उल्लेख हुआ, यानी असैसिनेशन की डायरेक्ट एग्जीक्यूशन और ब्रॉडर कॉन्स्पिरेसी के सवालों को अलग अलग स्तर पर देखा गया। राजीव गांधी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। 24 मई 1991 को उनका राजकीय अंतिम संस्कार दिल्ली के वीर भूमि में किया गया। उनके अंतिम यात्रा में दुनिया के 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राजीव गांधी सिर्फ 46 साल के थे, एक ऐसा नेता जिसकी जिंदगी राजनीति में लगभग एक दशक के भीतर ही बहुत तेजी से ऊपर पहुंची और फिर उसी तेजी से एक हिंसक घटना में खत्म हो गई। आपको बता दें, राजीव गांधी को 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया, यानी उनकी मौत के बाद भी भारतीय राजनीति और देश के इतिहास में उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। उनके नाम पर देश में कई संस्थान, सड़कें, योजनाएं और स्मारक हैं। दिल्ली में वीर भूमि उनकी स्मृति का प्रमुख स्थान है। एक तरफ जहां उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने की कोशिश की, कंप्यूटर और टेलीकॉम को बढ़ावा दिया, एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया, नवोदय स्कूल्स की शुरुआत हुई, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, असम और पंजाब जैसे राज्यों की समस्याओं को समझौते के जरिए हल करने की कोशिश हुई। विदेश नीति में चाइना, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के साथ सक्रिय डिप्लोमेसी दिखाई दी। दूसरी तरफ उनके आलोचक कहते हैं कि उनके कार्यकाल में कई बड़े फैसले विवादों में घिरे रहे। शाहबानो केस में उन पर माइनॉरिटी अपीजमेंट का आरोप लगा। 1984 के दंगों को लेकर उनकी सरकार पर सवाल उठे। बोफोर्स स्कैंडल ने उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया और श्रीलंका में आईपीकेएफ भेजने का फैसला अंततः एलटीटीई के साथ खूनी संघर्ष में बदल गया। उनकी जिंदगी भले खत्म हो गई हो, लेकिन उनकी उपलब्धियां, फैसलों, विवादों और राजनीतिक विरासत पर बहस आज भी जारी है। राजीव गांधी को समझना यानी उस दौर के भारत की उम्मीदों, चुनौतियों और बदलाव को समझना है। यही थी राजीव गांधी की पूरी कहानी।